guys, I am Malvika and I again welcome you all to the Crystal All YouTube channel. So जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने फीचर्स ऑफ कास्ट देखे थे, तो फर्दर आगे हम कुछ लोगों के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया लोअर कास्ट की कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे अयांक अली, जिनका लाइफ स्पेन था 1863 टू 1914. इनका जन्म केरला में हुआ था और ये लीडर थे लोअर कास्टेस के, और इनकी वजह से ही जो दलित लोग थे उनको फ्रीडम मिली टू वॉक ऑन पब्लिक रोड्स, और जो दलित चिल्ड्रन थे उनको फ्रीडम मिली टू जॉइन स्कूल्स. आगे फर्दर हम देखते हैं ज्योतिराव गोविंदराव फुले के बारे में. इनका लाइफ स्पेन था 1827 टू 1890, और इन 1873 उन्होंने फाउंड किया सत्यशोधक समाज, जो डिवोटेड था कि लोअर कास्ट पीपल को भी सोशल जस्टिस मिलना चाहिए और उनको भी ह्यूमन राइट्स मिलने चाहिए. अब हम आगे देखते हैं, इन्हीं की वाइफ का नाम था सावित्री बाई फुले, जिनका लाइफ स्पेन था 1831 टू 1897, और ये हेड मिस्ट्रेस थी कंट्री के पहले स्कूल के लिए जो कि गर्ल्स के लिए था, जो कि कहाँ पे था, पुणे में. और इन्होंने अपनी पूरी लाइफ डिवोट कर दी शूद्रस को पढ़ाने में और अति शूद्रस को पढ़ाने में. और नाइट स्कूल भी इन्होंने स्टार्ट किया लेबरर्स और एग्रीकल्चरिस्ट्स के लिए, और ये प्लेग पेशेंट्स को सर्व करते करते मर गई. अब हम आगे देखते हैं कि हम कास्ट को अंडरस्टैंड कैसे कर सकते हैं. कास्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें दो प्रिंसिपल्स को समझना पड़ेगा. पहला प्रिंसिपल है डिफरेंस एंड सेपरेशन का, एंड सेकेंड प्रिंसिपल है होलिज्म एंड हायरार्की का. सो डिफरेंस एंड सेपरेशन का प्रिंसिपल ये बोलता है कि अगर दो कास्टेस हैं, इन दो कास्टेस में कुछ ना कुछ तो डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए ये अलग अलग हैं, इसलिए इनको सेपरेट रहना चाहिए, और बेसिकली इंटरमिक्सिंग नहीं होनी चाहिए कास्टेस की. और जो सेकंड प्रिंसिपल है ये हमको क्या बोलता है, होलिज्म एंड हायरार्की के बारे में. ये हमें बताता है कि जो हायरार्की है वो किस चीज़ पे बेस्ड है, प्योरिटी और पोल्यूशन के कॉन्सेप्ट पे. मतलब अगर एक इंसान, जस्ट इमेजिन इसकी कास्ट एक्स है, तो इसका जो काम है वो सैक्रेड थिंग्स के ज़्यादा क्लोज है, और अगर इसका काम सैक्रेड थिंग्स के ज़्यादा क्लोज है तो इसकी कास्ट को हम, जो कि एक्स है, इसको हम हायर कास्ट कंसीडर करेंगे. ऑन द अदर हैंड अगर एक इंडिविजुअल है, उसकी कास्ट वाई है और उसका जो काम है वो सैक्रेड थिंग्स से बहुत दूर है, तो उसको हम लोअर कास्ट का कंसीडर करेंगे. और होलिज्म का कंसेप्ट हमें ये बताता है कि डिस्पाइट ऑफ ऑल द डिफरेंसेस एंड सेपरेशन, अगर हम सोसाइटी के अंदर देखें तो ये सारी ही कास्टेज एग्जिस्ट कर रही है एक साथ. सो नेक्स्ट है कि जो कास्ट है ये कास्ट के अकॉर्डिंग ऑक्यूपेशंस डिसाइड होती थी, तो इसी से क्या होता था, सोशल डिवीजन ऑफ लेबर हो जाता था. अब एंड में हमें कंक्लूजन हम ये समझ सकते हैं कि अगर एक ट्रेडिशन पार्ट था हमारे एंशियंट टाइम का, इट इज़ नॉट नेसेसरी ना कि वो अभी के टाइम के लिए भी सही हो. अगर वो उस टाइम पे सही था वो अभी के टाइम के लिए भी सही हो, या अगर वो उस टाइम पे गलत था तो वो अभी के टाइम के लिए भी गलत हो. अब हम नेक्स्ट देखेंगे कॉलोनियलिज्म एंड कास्ट. सो अगर हम प्रेजेंट डे कास्ट का कॉन्सेप्ट देखें तो ये इसमें बहुत सारे चेंजेस हुए थे, जैसे कि एंशियंट इंडिया से लेके अभी प्रेजेंट डे तक जो हमारे कास्ट सिस्टम में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, स्पेशली अगर हम देखें कॉलोनियल इंडिया में, और अभी तक हो रहे हैं चेंजेस उसमें. सो अगर हम ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स का देखें तो उन्होंने ट्राई किया कि वो अंडरस्टैंड कर सके कम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ कास्ट सिस्टम इन इंडिया. क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि अगर हम इन कास्ट सिस्टम की कम्प्लेक्सिटीज़ को समझ आते हैं तो हम इंडिया को एक एफिशिएंट वे में गवर्न कर पाएंगे. इसलिए उन्होंने बहुत सारे सर्वेस कंडक्ट कराए ताकि वो सर्वेस के थ्रू इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर पाएँ कास्ट की. तो पहला उन्होंने शुरू किया था सर्वे, बेसिकली सेंसस 1860s में, और फिर 1881 ऑनवर्ड्स ये हर 10 साल में कंडक्ट कराया जाने लगा. बट इस चीज़ पे ध्यान देना कि जो ये 1901 का सेंसस है ये हर्बर्ट रिजले ने कंडक्ट करवाया था, और इसने हमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी थी ऑन सोशल हायरार्की ऑफ कास्ट, क्योंकि इसमें उन्होंने हर एक कास्ट को एक रैंकिंग दे दी थी. अब रैंकिंग देने से क्या हुआ कि वो जो ऑलरेडी बहुत रिजिड था हमारा कास्ट सिस्टम वो और रिजिड हो गया, उसकी रिजिडिटी बढ़ गई. और इसके बाद क्या हो कि जब ये अपर कास्ट और ये लोअर कास्ट हैं और ये मिडिल कास्टेज हैं, राइट, जो मिडिल कास्टेज के लोग थे
उन्होंने पिटिशंस साइन करना शुरू कर दिया, पिटिशंस देना शुरू कर दिया कि हमारे रैंक ज़्यादा होने चाहिए। और फिर उन्होंने उसके बेसिस पे बहुत सारे ना एशियन टेक्स्ट और स्क्रिप्चर्स बताने लगे कि ये देखिए हमारी कास्ट अपर कास्ट होना डिज़र्व करती है। तो ये सब चीज़ें होने लगी उस टाइम पे। एंड विद टाइम लॉ ने भी लीगल रिकॉग्नाइजेशन दे दिया जो कि कास्ट बेस्ड राइट्स थे अपर कास्ट के पास, जबकि अर्ली जो उनके पास राइट्स थे वो लीगली रिकॉग्नाइज नहीं थे। पर कॉलोनियल इंडिया में ऐसे लॉज बनाएगी कि उनके कास्ट बेस्ड राइट्स को लैंड के ऊपर उनको लीगल रिकॉग्नाइजेशन मिल गया। और अगर हम बात करें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 में, इसमें भी हमें लीगल रिकॉग्नाइजेशन मिल गया। और इसमें यह भी माना है कि एक स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए किसको, एससी और एसटीज को, राइट। और जो अनटचेबल्स थे उनको भी इन्होंने एससी की कैटेगरी में डाल दिया। अब फर्दर हम देखें वो है कास्ट इन द प्रेजेंट, कि प्रेजेंट में कास्ट सिस्टम कैसा है। सो अगर हम देखें कि जब इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाई हो रही थी तो मास मोबिलाइजेशन में डिफरेंट कास्ट्स का बहुत ज़्यादा योगदान था नेशनल मूवमेंट में। और बहुत सारे इनिशिएटिव्स भी लिए गए, महात्मा गांधी जी ने लिए, डॉक्टर अंबेडकर जी ने लिए, किसके अगेंस्ट, अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट। और जो एंटी टचेबिलिटी प्रोग्राम्स के मेन प्रोग्राम्स बन गए कांग्रेस के। और देन रिजर्वेशन दी कि एससीज और एसटीज को, ताकि वो इक्वल टर्म्स पे compete कर पाए। एंड देन फर्दर वी हैव कि मॉडर्न इंडस्ट्रीज आई, अर्बनाइजेशन हुआ, मॉडर्न एजुकेशन है। इससे क्या हुआ कि जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज आए इनमें कुछ कास्ट स्पेसिफिक वर्क नहीं था कि अगर तुम इस कास्ट के हो तो तुम ये काम करोगे, अगर तुम हायर कास्ट के हो तो तुम इस इंडस्ट्री में ये काम करोगे। ये सिस्टम ख़त्म हो गया। और अगर हम अर्बनाइजेशन की बात करें तो अब अर्बनाइजेशन से क्या हो रहा है कि गाँव के लोग सिटीज़ में माइग्रेट कर रहे हैं। और यहाँ पे जैसे कि गांव में रहता था ना कि अगर तुम लोअर कास्ट के हो तो तुम इस स्पेसिफिक एरिया में रहोगे और अपर कास्ट के लोग इन स्पेसिफिक एरियाज में रहेंगे, तो ऐसा सिटीज़ में नहीं होता था। अर्बनाइजेशन से क्या हो कि अगर तुम लोअर कास्ट के हो, तुम अपर कास्ट के हो, दैट डजंट मैटर, तुम सेम जगह पे रह सकते हो, इट्स टोटली फाइन। और अगर हम मॉडर्न एजुकेशन का देखेंगे तो मॉडर्न एजुकेशन ने भी यही बोला। मॉडर्न एजुकेशन ने मेरिटोक्रेसी पे ज़्यादा फोकस किया, इंडिविजुअलिज्म पे ज़्यादा फोकस किया रेदर देन ऑन कास्टिस। बट एक चीज़ देख सकते हैं कि जैसे कि अगर हम मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ का ही देखें, जस्ट इमेजिन ये इंडस्ट्रीज़ है और ये बहुत सारे लोग हैं, इनका एक मेडिएटर होगा जो इनको अपॉइंट करेगा इंडस्ट्रीज़ में। तो ये मेडिएटर अगर कोई एक स्पेसिफिक ए क्लास का है तो ही विल प्रेफर कि अगर ए कास्ट के लोग ही हायर पोजीशंस पे जाएं। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि कहीं ना कहीं अभी भी कास्ट सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है, वो पूरी तरह से एब्सेंट नहीं है। और अगर हम मैरिज में देखें तो मैरिज का पहले ही बता चुकी थी मैं लास्ट वीडियो में कि एंडोगैमी अभी भी प्रीवेलेंट है। हाउएवर कम तो हुई है, इंटरकास्ट मैरिजेस हो रही हैं, बट द पॉइंट इज़ कि अगर एक अपर कास्ट की शादी अपर कास्ट से करानी है तो ये कंपैरेटिवली मोर ईजी है। अगर हम देखें एक अपर कास्ट की शादी हमें लोअर कास्ट से करानी है। अब जो कास्ट है, कास्ट रिमेन सेंट्रल टू इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स। मतलब अब जैसे डेमोक्रेसी में क्या है, हमारे टाइम टू टाइम इलेक्शंस होते हैं, तो इसलिए कास्ट एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन गया है। क्योंकि अगर डिफरेंट कास्ट के लोग एक इंसान को वोट देंगे तो वही जीतेगा, तो इसलिए बोल रहे हैं कास्ट एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन गया। और कुछ ऐसी पार्टीज भी बन रही है, कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज भी बन रही है जो अपनी कास्ट को रिप्रेजेंट कर रही हैं और उनको बोलते हैं कि हम अपनी कास्ट के लिए ये काम करेंगे, ये काम करेंगे। इससे एक प्रॉब्लम आ रही है, वो ये हो रही है कि हम अपनी कास्ट के इंटरेस्ट्स को ज़्यादा फोकस में रख रहे हैं रेदर देन अवर नेशनल इंटरेस्ट, राइट। सब हम आगे देखते हैं। आगे हम ये देखते हैं कि मतलब जो प्रोसेस ऑफ चेंजेस है उनको अंडरस्टैंड करने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट्स दिए हैं कुछ सोशोलॉजिस्ट ने और कुछ सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने। अब कैसे कॉन्सेप्ट दिए हैं, जैसे कि एम.एन. श्रीनिवास की बात करेंगे हम स्पेसिफिकली, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया संस्कृताइजेशन और डोमिनेंट कास्ट का। अब हम देखेंगे कि ये चीज़ होती क्या है। अगर हम बात करें संस्कृताइजेशन की, सो इट इज़ अ प्रोसेस वेयर बाय members of caste attempt to raise their social status by adopting the rituals, domestic and social practices of a caste of higher status. So अगर एक लोअर क्लास या मिडिल क्लास फैमिली है और वो अपना सोशल स्टेटस को बढ़ाना चाहती है, तो वो एक अपर क्लास फैमिली के रिचुअल्स को फॉलो करना स्टार्ट कर देगी, उनके रहन सहन को फॉलो करना स्टार्ट कर देगी, ताकि विद टाइम वो भी अपर कास्ट की तरह उनका स्टेटस हो जाए। मतलब
जो रिस्पेक्ट अपर कास्ट को मिलती है वो उनको मिलने लगे। जैसे कि अपर कास्ट, जस्ट इमेजिन ये वेजिटेरियन हैं तो ये भी वेजिटेरियनिज्म को अडॉप्ट कर लेंगे। अगर ये सैक्रड थ्रेड पहनते हैं तो ये लोग भी सैक्रड थ्रेड पहनना शुरू कर देंगे। हाउएवर ऐसे रिचुअल्स को अडॉप्ट करने से इनको रेजिस्टेंस तो मिलता है, बट ये लोग फिर भी करते ताकि इनका सोशल स्टेटस बढ़ जाए। अब हम देखते हैं कि डोमिनेंट कास्ट क्या होता है। सो दोज castes which had a large population and were granted land rights by the partial land reforms effected after independence। इसको हम और अच्छे से देखते हैं। जैसे कि पहले बताया कि जो अपर कास्टिस्ट थे इनके पास लैंड राइट्स थे और उसको लॉज के थ्रू लीगल रिकॉग्नाइजेशन भी मिल गया था। तो पर ये जो थे अपर कास्ट के लोग, ये एब्सेंट लैंडलॉर्ड्स थे, मतलब ये खुद तो टाउन्स और सिटीज़ में रहते थे, इनका कुछ डायरेक्ट इंडल्जेंस था नहीं एग्रीकल्चर इकोनॉमी में। इसलिए जो फिर लैंड रिफॉर्म्स आया आफ्टर इंडिपेंडेंस, इससे क्या हुआ कि जो ये लैंड राइट्स थे ये मीडिएटर्स को मिल गए, मतलब इंटरमीडिएटर्स को मिल गए। इंटरमीडिएटर्स कौन थे? ये वो लोग थे जो मैनेजमेंट में काम कर रहे थे एग्रीकल्चर की, मतलब ये खुद तो कल्टिवेटर्स नहीं थे पर ये कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर को मैनेजमेंट में वर्क कर रहे थे। और जो कल्टिवेटर्स थे वो मोस्टली कौन थे? लोअर कास्टिस के, और स्पेसिफिकली बात करें तो अनटचेबल लोग थे। अब ये मैनेजमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कर रहे थे तो इनके पास लैंड राइट्स आ गए। अब अपर कास्ट से इनके पास लैंड राइट्स आ गए। अब इनके पास लैंड राइट्स है तो ऑब्वियसली इनके पास इकोनॉमिक पावर आ गई। और अगर इनकी कास्ट में लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन है तो उससे क्या होगा कि इनके पास पॉलिटिकल पावर भी आ गई, क्योंकि डेमोक्रेसी और इलेक्शंस होंगे और इलेक्शंस में जिसको ज़्यादा वोट्स मिलेंगे वो जीतेगा। तो इसलिए ये जो इंटरमीडिएट कास्ट है ये डोमिनेंट कास्ट बन जाती है। जैसे कि अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो बिहार और यूपी में यादव्स, महाराष्ट्र में मराठास और पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के पार्ट्स में जाट्स। अब देखते हैं कुछ ऐसे लोगों के बारे में जिन्होंने ये इस सेक्टर में बहुत अपना योगदान दिया। सबसे पहले हम देखते हैं पेरियार। इनका नाम क्या था? अगर सही नाम देखें, इनका सही नाम था ईवी रामास्वामी नायकर। ये लीडर थे लोअर कास्ट मूवमेंट्स के। स्पेसिफिकली हम बात करें तो साउथ में इनका मेन एजेंडा था कि हर एक इंसान को इक्वल ट्रीट किया जाए, और ये इनका मानना था कि हर एक इंडिविजुअल का ये बर्थ राइट है लिबर्टी और इक्वालिटी को गेन करना। अब नेक्स्ट हम देखते हैं श्री नारायण गुरु के बारे में। इनका जन्म केरला में हुआ और इनका कहना था कि डजेंट मैटर हमारी कास्ट क्या है पर हम सब क्या हैं, बाय बाय। और इन्होंने ये भी कहा था वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड फॉर ऑल मैन। नेक्स्ट हम लोग एम एन श्रीनिवास की बात करते हैं। तो हेयर एम एन स्टैंड्स फॉर मैसूर नरसिम्हाचार्य, और ये सबसे पहले हमारे सोशोलॉजिस्ट और सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। और इन्हीं ने टर्म्स दी संस्कृताइजेशन और डोमिनेंट कास्ट अपनी बुक में, जिस बुक का नाम क्या था? द रिमेम्बर्ड विलेज। सो अब हम आगे देखते हैं विद टाइम क्या हुआ। जो ये कास्ट सिस्टम है, ये जो अपर कास्ट और अपर क्लासेस के लिए ये इनविजिबल हो गया। कैसे? क्योंकि इनको ऑलरेडी बहुत सारे इकोनॉमिक और एजुकेशनल रिसोर्सेज मिल गए थे, जिससे कि इनको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली खुद के डेवलपमेंट के लिए। इसलिए जो सेकेंड और थर्ड जनरेशन आई, इनको लगा कि इनके डेवलपमेंट में कास्ट का रोल तो कुछ है ही नहीं, ये तो इनका अपना खुद का हार्ड वर्क है। और फिर इनके लिए कास्ट का रोल सिर्फ मैरिजेस एंड किनशिप और रिलीजियस प्रैक्टिसेस तक सीमित रह गया। जबकि अगर हम बात करते हैं लोअर कास्टिस की, मतलब एससीज और एसटीज की, इनके लिए ये विजिबल सिस्टम है। क्यों? क्योंकि इनको बेनिफिट तो कुछ मिला नहीं, जबकि इनको उल्टे डिसएडवांटेजेस हुए। क्योंकि अब देखो उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ थी और इनके पास नहीं थी, पर इनको इन्हीं लोगों के साथ compete करना है in order to get development, राइट। सो इनके लिए जो चीज़ इम्पॉर्टेंट बनी वो है इनकी कास्ट आइडेंटिटी, जिसको ये लोग लूज नहीं कर सकते थे बिकॉज इट वॉज वन ऑफ द फ्यू कलेक्टिव एसेट्स दे हैव। और कास्ट आइडेंटिटी को ये लोग लूज नहीं कर सकते थे, जिसकी वजह से इनको डिस्क्रिमिनेशन बहुत फेस करना पड़ा। हाउएवर उनको रिजर्वेशन दिया गया, जिससे कि एक प्रॉपर वे में ये लोग compete कर पाए अपर कास्ट से। इन शॉर्ट देखा जाए तो इसमें हम ये देखते हैं कि जो अपर कास्ट है, इनके लिए जो कास्ट सिस्टम है इसकी विजिबिलिटी कम होती जा रही है, और लोअर कास्ट के लिए हाउएवर जो कास्ट सिस्टम की विजिबिलिटी है वो अभी भी बनी हुई है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।